एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस योर टाइम क्लासरूम। तो गैस, अभी हम लोग का टाइम हो चुका है, रात के 8 बज चुके हैं और डेली हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग लगाते हैं एक सेट जो आने वाले दरोगा एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए आपका ये सेट बनाया गया है। ठीक है, लेकिन आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए जो यहाँ पे भी जीके पूछे जाते हैं उन सभी जगहों के लिए इनका क्वेश्चन यानी इस सेट का क्वेश्चन वैलिड है और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाओ और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग बोर्ड साल में हर डैश महीनों में एक बार बैठक बुलाता है। अब आपने लोकसभा का सेशन तो देख लिया है, राज्यसभा का सेशन तो देख लिया है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग बोर्ड यह साल में कितने महीनों के अंतराल पे बैठक बुलाता है। तो साल में 6 महीनों के अंतराल पे बैठक बुलाता है, यानी क्वेश्चन बदल गया, आंसर आपका वही रह गया। अगला क्वेश्चन है, डैश द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य उद्घोषित किया जाता है। एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वह कौन उद्घोषित करता है? कौन करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग। ठीक है, कृषि लागत और मूल्य आयोग एमएसपी घोषित करता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए डैश यूनाइटेड किंगडम के 7 संसद सदस्यों का एक समूह था। आपको पता है कि संवैधानिक सुधारों के लिए जब भारत ब्रिटेन का गुलाम था तभी ब्रिटिश सरकार ने एक कमेटी गठित किया था और इसको भेजा था, जिसमें से 7 मेंबर्स थे। आपको बताना है उस कमेटी का नाम क्या था। क्या नाम था उसका? उसका नाम था साइमन कमीशन। ठीक है, और ये कब गठित हुआ था? 1927 में। भारत कब आया? 1928 में। ठीक है, इसने अपना रिपोर्ट कब दिया? 1930 में। ये 3 डेट है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, गठित हो गया 1927 में, भारत पहुंचा 1928, उसके बाद यहाँ से भगा दिया गया, लेकिन इसने अपना रिपोर्ट 1930 में सौंपा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या विल्सन रोग का लक्षण नहीं है? विल्सन रोग का लक्षण इसमें से क्या नहीं है? क्या नहीं है? तो देखो, जो भी है, बोलने, निगलने या शारीरिक समन्वय में परेशानी, मांसपेशियों की कठोरता या अनियंत्रित गतिशीलता, पैरों या पेट में तरल पदार्थ का निर्माण होना, रतौंधी। इन सब में से रतौंधी एक ऐसा लक्षण है जो विल्सन रोग का नहीं है। रेस्ट सभी लक्षण विल्सन रोग में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते में निम्न में से कौन सी शर्त नहीं रखी गई थी? गांधी इरविन समझौता से आपको 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और फिर ये बताना है कि इसमें से कौन सा एक ऐसा शर्त था जो गांधी इरविन समझौता से संबंधित नहीं है। पहला है, इंडिया नेशनल कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करना चाहिए। दूसरा है, नमक कर को हटाना, कानूनी रूप से उत्पादन, व्यापार और बेचने की अनुमति होनी चाहिए। तीसरा है, खादी उत्पादन पर कर हटाना चाहिए। चौथा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना। इसमें से कौन सा एक ऐसा मुद्दा था जो गांधी इरविन समझौता से संबंधित नहीं था? कौन सा है वो है खादी उत्पादन पर कर हटाना। इससे गांधी इरविन समझौते को कोई मतलब नहीं था, लेकिन ये रेस्ट जो भी चीजें हैं ये सब उससे संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से डैश संश्लेषित करने के लिए करते हैं। आसान सा तो क्वेश्चन है। जानते हो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का इस्तेमाल प्रकाश यानी सूर्य प्रकाश के प्रेजेंस में पौधे करते हैं ग्लूकोज को बनाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम के बाहर सबसे पुराना गोल्फ कोर्स कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम के बाहर पूछा जा रहा है। यूनाइटेड किंगडम से बाहर सबसे पुराना गोल्फ कोर्स कहाँ स्थित है या कौन सा है? यह है रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब। ठीक है, जो कोलकाता में है। यह यूनाइटेड किंगडम से बाहर अगर आपसे बात किया जाए तो सबसे पुराना गोल्फ कोर्स है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक वोकल रूप नहीं है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक वोकल रूप इसमें से कौन सा नहीं है? तो यह है पखावज। ठीक है, पखावज यह एक ड्रम टाइप का इंस्ट्रूमेंट है और यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के वोकल रूप का प्रकार एक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित रेलवे स्टेशन, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, रेलवे स्टेशन का नाम क्या है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये है घूम रेलवे स्टेशन। ठीक है, घूम रेलवे स्टेशन जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज का एक स्टेशन है और ये भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन हुई? कौन हुई? ये हुई लीला सेठ। ठीक है, और अगर फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ एनी स्टेट अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? तो भी आपका आंसर होगा लीला सेठ, जो हिमाचल प्रदेश में चीफ जस्टिस बनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम भारत में डैश में पारित किया गया था? बैंकिंग विनियमन अधिनियम भारत में कब पारित हुआ था? कब हुआ था? 1949 में यह अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेब में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आसान सा क्वेश्चन है, ये है मैलिक एसिड। ठीक है, सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डैश दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली और सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा। ठीक है, और ये दोनों किस नदी में है अगर ये पूछा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी में ये दोनों है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्कला, चौरा, चवक्कड़ और नटिका डैश राज्य के समुद्र तट है? ये सब सीशोर है यानी समुद्र तट है, सी कोस्ट है। क्या क्या नाम है? वर्कला, चौरा, चवक्कड़ और नटिका। आपको बताना है ये किस राज्य के समुद्र तट हैं? किस राज्य के हैं? ये सब केरल के समुद्र तट हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव की निगरानी करने की शक्ति देता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों की निगरानी करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? तो यह है अनुच्छेद 324। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बैरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के डैश में परिवर्तन करती है? बैरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के किस अंग में जो चेंजेस लाता है? कौन सा अंग है वो है पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र में परिवर्तन लाता है बैरिएट्रिक सर्जरी। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम मंदिर किस राजवंश के समय में स्थापित हुआ? महाबलीपुरम मंदिर किस राजवंश के समय में स्थापित हुआ? तो ये पल्लव के समय में स्थापित हुआ था। कहाँ है महाबलीपुरम? तो ये तमिलनाडु में है। ठीक है, और किस पल्लव राजा ने बनाया अगर ये आपसे पूछा जाए? नरसिंहवर्मन द्वितीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोडाईकनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? कोडाईकनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? किस पर्वत श्रेणी में? तो पालिनी पर्वत श्रेणी में कोडाईकनाल स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली निर्वाचित लोकसभा किस वर्ष अस्तित्व में आई? भारत की पहली निर्वाचित लोकसभा किस वर्ष अस्तित्व में आई? अच्छा, वर्ष तो आपको दिख रहा है लेकिन मंथ भी साथ में आपको दिख रहा है, थोड़ा सा आपके लिए ये टफ हो गया। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा अप्रैल 1952। ठीक है, 1952 में अस्तित्व में आई, लेकिन अप्रैल मंथ में अस्तित्व में आई थी। अगला क्वेश्चन है, लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? यह है
रामनाथन कृष्णन। रामनाथन कृष्णन, इन्होंने लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता था। अगला क्वेश्चन है, दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ये स्थित है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? विधि के समक्ष समानता, इसका जो वाक्यांश है अनुच्छेद 14 में, ये कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। ध्यान से आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। लेकिन अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार ये जो लिया गया है, ये लिया गया है ब्रिटेन से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नागासाकी पर दूसरी बार बम कब गिराया गया था? नागासाकी पर दूसरी बार बम कब गिराया गया था? कब गिराया गया था? 6 अगस्त, 11 अगस्त, 9 सितंबर। कब गिराया गया था? तो इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि कब गिराया गया था? ये गिराया गया था 9 अगस्त, कब? 1945 में। ठीक है। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945। तो आपका आंसर हो जाएगा 9-9-10। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत को जीतने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था? दक्षिण भारत को जीतने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को भेजा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुषाणों का मूल निवास स्थान कहाँ था? कुषाणों का मूल निवास स्थान कहाँ था? कहाँ था? ये था चीन। कुषाण जो आए थे वो चीन से भारत आए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्षता किसने किया था? 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह हुआ था सूरत में। अब आपको बताना है इसकी अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। और क्यों ये खास है 1907 का अधिवेशन सूरत का? क्योंकि इसमें कांग्रेस स्प्लिट हो गया था गरम दल और नरम दल में। ठीक है, इसलिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? ये भी आपसे पूछा जाता है, तो ये आप सभी जान रहे हो। 1923 में इसका गठन हुआ और इसके जो आप बोल सकते हो फाउंडर हैं जिन्होंने इनका गठन किया, उसमें 2 लोग हैं, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो इन दोनों में से अब आपको बताना है अध्यक्ष कौन थे। हैं तो इसी दोनों में से कोई एक। कौन है आपका अध्यक्ष? तो ये है चित्तरंजन दास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे है? ये कावेरी नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? मैंने आपको पहले भी बोला था इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आंसर बताओ क्या होगा? तो सही आंसर होगा मद्रास अधिवेशन। मैंने आपको बताया था कि 1887 में जो तीसरा अधिवेशन था कांग्रेस का वो मद्रास में हुआ था और उसी में पहली बार किसी मुस्लिम अध्यक्ष को चुना गया था और वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ अवस्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये स्थित है कानपुर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम विपक्ष नेता लोकसभा के कौन है? लोकसभा विपक्ष नेता भारत में कौन पहली बार बने थे? कौन बने थे? राम सुभग सिंह। ठीक है। कमलापति त्रिपाठी बहुतों को लग रहा होगा, बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, ये राज्यसभा के हैं। ठीक है। और यहाँ पे आपसे लोकसभा पूछा गया है, तो लोकसभा के थे राम सुभग सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजधानी स्टॉकहोम के देश की मुद्रा क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन में आपसे 2 क्वेश्चन पूछा गया, पता चला आपको? पहला क्या है? राजधानी स्टॉकहोम के देश की मुद्रा, यानी स्टॉकहोम किसकी राजधानी है ये तो आपको पता नहीं है। अगर ये पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। तो स्टॉकहोम किसकी राजधानी है? तो स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। ठीक है। अब आपको बताना है स्वीडन की मुद्रा क्या है।
तो स्वीडन की मुद्रा क्या है? यह है क्रोना। ठीक है, स्वीडन क्रोना है, स्वीडिश क्रोना है स्वीडन की मुद्रा। अगला क्वेश्चन है, भारत जनगण मन का राष्ट्रीय गान किस भाषा में लिखा गया है? अच्छा, थोड़ा सा टाइपिंग एरर लग रहा है। भारत का राष्ट्रीय गान जो जनगण मन है, यह किस भाषा में लिखा गया है? ओरिजिनली इसका भाषा क्या है? तो इसका भाषा है बंगाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिसलपुर बांध निम्न में से किस नदी पर निर्मित है? बिसलपुर बांध किस नदी पर निर्मित है? यह है बनास नदी पर। कहाँ है ये? यह है राजस्थान में निर्मित। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, भारत में केवल एक ही मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है जो है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक मिश्रित विश्व धरोहर स्थल का बात किया जा रहा है। मिश्रित विश्व धरोहर स्थल भारत में कौन सा है? कौन सा है? यह आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण क्रांति संबंधित है। स्वर्ण क्रांति किस चीज से संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में सही ज्ञान डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है। अगर जैन धर्म का बात करेंगे तो सही ज्ञान, इसके लिए एक वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, आपको वही बताना है। क्या है इसका वर्ड? वो है कैवल्य। कैवल्य का मतलब क्या होता है? सच्चा ज्ञान या सही ज्ञान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नाचारी जो एक प्रसिद्ध नृत्य है, इनमें से किस राज्य से संबंधित है? नाचारी नृत्य, नाचारी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से? तो बिहार से संबंधित है। ठीक है, ये एक तरह का डांस है जो शिव भक्तों के द्वारा किया जाता है, स्पेशली महाशिवरात्रि में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बरमूडा ट्रायंगल को डेविल ट्रायंगल के रूप में भी जाना जाता है। बरमूडा ट्रायंगल जो है, इसको डेविल ट्रायंगल के रूप में भी जाना जाता है। आपको बताना है किस महासागर के पश्चिमी भाग में लूजली डिफाइंड क्षेत्र है। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में आपने बहुत सारा चीज पढ़ा होगा। ये एक ऐसा एरिया है, ऐसा माना जाता है कि इस जो ट्रायंगल है, इसके अंदर जो भी चीज घुसता है वो गायब हो जाता है। कहाँ जाता है, क्या होता है उसके साथ, ये कोई नहीं जानता है। इसका कोई सबूत आज तक नहीं मिला है। एक तो प्लेन एक बार इसके अंदर एंटर कर गया था, उसके बाद वो प्लेन कहाँ गया आज तक किसी को पता नहीं है। तो ये एरिया, इस एरिया के अंदर कोई नहीं जाता है। आपको बताना है ये बरमूडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है? ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? दिल्ली का वो सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था, कौन था वो? वो था फिरोज तुगलक। अगला क्वेश्चन है, जब किसी पिंड को द्रव में डुबोया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत होता है? किसी पिंड को यानी किसी बॉडी को आप द्रव में डुबा रहे हो तो उसमें कौन सा बल कार्यरत रहेगा उस वक्त? तो वो है उत्क्षेप बल, यानी अपथ्रस्ट फोर्स। क्या होता है इंग्लिश में इसको? इंग्लिश में इसको अपथ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, अपथ्रस्ट फोर्स, तो या हिंदी में उत्क्षेप बोलते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील कहाँ स्थित है? तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नीले हरे शैवाल में नाइट्रोजन निर्धारण किस कोशिका में होता है? नीले हरे शैवाल में नाइट्रोजन निर्धारण किस कोशिका में होता है? कौन सी वो कोशिका है? वो है हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट एक तरह का कोशिका होता है जो नीले हरे शैवाल में पाया जाता है और ये सेंटर होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 निर्धारित करता है। जल्दी बताओ, हमारे संविधान का जो आर्टिकल 51 है वह किस चीज को निर्धारित करता है? तो क्या है इसमें? इसमें है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा आर्टिकल 51 में वर्णित है।
अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। अक्सर लोग इसमें आंसर कर देते हैं राज्यपाल, जो कि गलत है। ये अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से सल्तनत वंश का शासक कौन था? इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि सल्तनत वंश का शासक कौन था। दिल्ली सल्तनत जो हुआ उसका शासक कौन था? कौन था इसमें से? ये है नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद ये दिल्ली सल्तनत का शासक था, और रेस्ट जो है वो सब नहीं था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के पहले सत्र के सचिव कौन थे? अब यहाँ पे अभी आंसर में गलती होता है, लेकिन वो आपके हड़बड़ी के कारण होता है। बहुत सारे बच्चों ने ऐसा किया होगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, क्योंकि उनको लगा होगा सर इतना आसान क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, ये तो हम लोगों को पता ही है। पता तो है तुम्हें, पर तुमने गलत कर दिया। कांग्रेस के पहले सत्र के सचिव, आप वर्ड पे तो ध्यान दो, क्या पूछा गया है। आप अध्यक्ष मार के आ गए हो, आपसे पूछा गया है सचिव, तो सचिव कौन था? ये था एओ ह्यूम। ठीक है, क्या नाम था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या एओ ह्यूम, ये सचिव था, और अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और कब हुआ था? 1885 में पहला सत्र हुआ था, क्योंकि 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ। डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दिसंबर 28। ठीक है, तो अब आपको डेट याद रखना है। 28 दिसंबर को इसका पहला सत्र हुआ था। इसमें कितने डेलीगेट्स ने भाग लिया था? टोटल 72 डेलीगेट्स ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, और रेस्ट चीज तो आप जान ही रहे हो, व्योमेश चंद्र बनर्जी और एओ ह्यूम के बारे में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में किसे प्रायः हिंदू लूथर के नाम से जाना जाता है? उत्तर भारत में हिंदू लूथर के नाम से किसको जाना जाता है? किसको जाना जाता है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर को हिंदू लूथर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू हुआ? कागजी मुद्रा भारत में पहली बार कब शुरू हुआ था? तो भारत में कागजी मुद्रा पहली बार 1862 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1862 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? हमारे यहाँ पे आम चुनाव जो होता है वह किस सिद्धांत पर आधारित है? अब इसमें से भी बहुतों को लगा होगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अनुपातिक प्रतिनिधित्व गलत है। ठीक है, सही आंसर क्या है जल्दी बताओ। तो सही आंसर है आपका प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, क्या है सही आंसर? प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, यानी एक क्षेत्र होता है और उस क्षेत्र का एक प्रतिनिधि होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरी पंचाल की राजधानी थी? पंचालस नहीं है, पंचाल। ठीक है, उत्तरी पंचाल की राजधानी इसमें से कौन सी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है, इसलिए आपको ये क्लियर कर लेना है कि क्यों एक्चुअली में उत्तरी पंचाल आपसे क्यों पूछा गया। अगर पंचाल पूछता तो ठीक है, उत्तरी पंचाल पूछ के थोड़ा सा कंफ्यूज आपको किया गया है। ठीक है, तो उत्तरी पंचाल की राजधानी थी अहिचछत्र। पंचाल जो है ये 2 भागों में बटा हुआ था, एक है उत्तरी और एक है दक्षिणी। तो उत्तरी का जो राजधानी था वो था अहिचछत्र और दक्षिणी का राजधानी था कामपीली। ठीक है, तो अगर दक्षिणी पूछा जाता तो आंसर होता कामपीली, उत्तरी पूछा गया इसलिए आंसर है अहिचछत्र। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, ऑब्सिडियन, इंडेसाइट और पेरोडाइट क्या है? ये सभी चट्टान है। ठीक है, ऑब्सिडियन, एंडेसाइट और पेरोडाइट ये सभी चट्टान है, लेकिन कैसी चट्टान है ये आपको बताना है। कैसी चट्टान है? ये सभी बहिर्वेदी चट्टान है, यानी एक्सट्रूसिव रॉक है, एक्सट्रूसिव। ठीक है, इग्नियस रॉक सबसे पहले तो अगर चट्टानों में पूछा जाए, आप जानते हो इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फस रॉक। ठीक है, ये 3 तरह का चट्टान पड़े। इन तीनों में से अगर आपसे पूछा जाता तो ये होता है इग्नियस रॉक, यानी अग्नेय चट्टान। पहला चीज क्लियर हो गया। अग्नेय चट्टान भी अब 2 तरह का होता है, एक होता है इंट्रूसिव और दूसरा होता है एक्सट्रूसिव। क्या होता है? इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। ठीक है, अब इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव में अंतर क्या है थोड़ा सा जान लो, आपको याद रहेगा। इन मतलब अंदर, एक्स मतलब बाहर।
क्लियर। तो जो धरती के अंदर जम जाता है, ठीक है, धरती के अंदर जो इग्नियस रॉक जम जाता है, जैसे मान लो मोल्टन माग्मा जो है वह जब बाहर आ रहा है, बाहर आ नहीं सका और अंदर में ही जम गया, सरफेस के अंदर में, इसको हम लोग इंट्रूसिव रॉक बोलते हैं। और अगर वह सरफेस से बाहर आके यहाँ पे बाहर निकल लिया, उसके बाद फिर ये लवा के फॉर्म में गिरा और ये जम के रॉक्स बन गया, तो इसको हम लोग एक्सट्रूसिव रॉक्स कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्सीडियन, इंडेसाइट, पेरोडाइट, ये सभी चट्टान जो है यह बहिर्वेदी चट्टान या एक्सट्रूसिव रॉक्स। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौते पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? शिमला समझौता कब हुआ? 1972 में हुआ। क्यों हुआ? 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उसके समापन के बाद शिमला समझौता हुआ था, जिसमें भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हस्ताक्षर किया था। अच्छा, यहाँ से एक और बात निकलता है कि पाकिस्तान की तरफ से किसने साइन किया था? तो पाकिस्तान की तरफ से उस वक्त के तत्कालीन जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे उन्होंने साइन किया था। उनका क्या नाम था? उनका नाम था जेडे भुट्टो, ठीक है। लेकिन आपको बहुत बार एग्जाम में जेडे भुट्टो नहीं मिलेगा, तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा जुल्फिकर, ठीक है, जुल्फिकर। तो जेडे भुट्टो में जेड जो है वो जुल्फिकर ही है, जुल्फिकर अली भुट्टो, यही उनका नाम है, ठीक है। तो जुल्फिकर भी आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत जगह सिर्फ जुल्फिकर ही लिखा हुआ मिलेगा आपको। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का अंतिम सम्राट कौन था? गुलाम वंश का अंतिम सम्राट कौन था? कौन था? तो ये था कैकुबाद या कैकाबाद, ठीक है, बहुत तरह से इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ कैकुबाद याद रखा है, आपको भी यही याद रखना है, बस जो भी नाम थोड़ा बहुत चेंजेस इसमें मिले आप मार दोगे, ठीक है। क्या नाम है? यह है मुइजुद्दीन कैकुबाद या कैकाबाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस मुगल शासक के मकबरे में दोहरे गुंबद का पहला उदाहरण? अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। मुगल शासक के मकबरे में दोहरे गुंबद का पहला उदाहरण भारत में आपको किसके मकबरा में मिलेगा? किसके? तो हुमायूं के मकबरा में, ठीक है। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? हमीदा बानो बेगम, ठीक है, जो इनकी वाइफ थी यानी अकबर की माँ थी, इन्होंने इनका मकबरा बनाया है और उसमें दोहरे गुंबद आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई थी? कौन सा समझौता था वो था ब्रिटेन वुड्स समझौता, ठीक है। कब हुआ था ब्रिटेन वुड्स समझौता? 1944 में। और इसी समझौते के तहत क्या स्थापित किया गया? IMF स्थापित किया गया, और क्या किया गया? IBRD, ठीक है। IBRD और IMF दोनों की स्थापना 1945 में, अगर इसका स्थापना पूछे 1945 में, लेकिन किसके बेसिस पे? तो ब्रिटेन वुड्स समझौता के बेसिस पे, और ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ था 1944 में। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम क्या था? क्या था? तो पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोदी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का लास्ट वंश हुआ लोदी वंश, और इसका लास्ट सुल्तान जो था वो था इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालक्रमानुसार लिखिए। अच्छा, इनका क्या कालक्रम रहा है उसके अनुसार लिखना है आपको। 4 वंश आपको दिए हुए, इन चारों में से आपको बताना है क्या पहले आएगा क्या बाद में आएगा। नंद वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश, जल्दी बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा। तो देखो ऑर्डर आपको, अगर ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऑर्डर आप सभी को पता होना चाहिए। आपको सही एग्जैक्ट डेट आपको नहीं भी पता है फिर भी आपको ऑर्डर पता होगा कि पहला वंश जो है वो है हर्यक वंश, ठीक है। तो 2 ऑप्शन आपका हो सकता है, सॉरी 2 ऑप्शन आपका निकल गया। हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया? शिशुनाग वंश, तो 4 के बाद 2, उसके बाद नंद वंश। नंद वंश कहाँ पे है? नंद वंश 1 में है, तो आपका सी ऑप्शन सही है, ठीक है। सबसे पहले हर्यक वंश,
उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश और उसके बाद मौर्य वंश। ठीक है, यही आपका ऑर्डर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण इन चारों में से कौन सा स्थान प्रस्तुत करता है? कौन सा स्थान है? वो है मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है। लेकिन इसके अलावे भी अभी न्यू जो खोज हुए हैं उसमें से कुछ और जगह मिले, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं बताऊंगा कभी। अगला क्वेश्चन है, डीएनए में होती है कैसी शर्करा? ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। डीएनए में कैसी शर्करा होती है? तो डीएनए में पेंटोज शर्करा होती है। ठीक है, देखो अब ये बहुत बार रिपीट हो गया। अब एग्जाम में यही तो होता है ना, जब आप सेट लगातार लगाते रहते हो, वन लाइनर के फॉर्म में भी आप पढ़ रहे हो, आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी पढ़ रहे हो, तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको लगेगा अरे यार ये तो मैंने बहुत बार बनाया है। ठीक है, यही होता है, जो रेगुलर सेट लगाते हैं उनको ये फायदा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? जो पृथ्वी का क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट है, उसमें सबसे अधिक कौन सा धातु पाया जाता है? तो सबसे अधिक एल्यूमिनियम पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ एकत्रित होता है? विद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ कलेक्ट होता है? कहाँ कलेक्ट होता है? ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है। ये जो विद्युत परिष्करण है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक है, जो रिफाइनिंग प्रोसेस है, जब हम लोग उसको इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के मेथड से करते हैं तब विशुद्ध धातु कहाँ कलेक्ट होता है? कहाँ होता है? कैथोड पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्टील को जंग से बचाने के लिए उसमें कम से कम कितना क्रोमियम मिलाया जाना चाहिए? अब आप जानते हो जो स्टेनलेस स्टील बनता है उसमें से मेनली क्रोमियम यूज किया जाता है उसको जंगरोधी बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं आपसे पूछा गया है। आपसे पूछा गया है मिनिमम कितना % होना चाहिए ताकि वह जंगरोधी बन जाए। तो मिनिमम 11% होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है। किससे है? लॉन टेनिस से। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, गीगर मूलर काउंटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? गीगर मूलर काउंटर का उपयोग किस चीज को मेजर करने के लिए किया जाता है? तो ये रेडियोधर्मिता मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। कौन सा? गीगर मूलर काउंटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुस्तक ऑन कंस्ट्रक्शन, सॉरी गलत हो गया है, ऑन कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, देखो ऐसा मिस्टेक हो जाएगा तब कैसे काम चलेगा। ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, इसको सही कर लो। पुस्तक का नाम है ऑन कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। ऑन कॉन्ट्राडिक्शन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है माओ सेतु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? अब इसमें बहुतों को लग रहा होगा आंसर होगा चीन, जो कि गलत है। आंसर है स्वीडन। ठीक है, स्वीडन ने सबसे पहले बैंक नोट जारी किया था। कब किया था? 1661 ईस्वी में। अब आंसर बहुत बार आपने चीन देखा होगा इस तरह के क्वेश्चन में, लेकिन वहां पे आपसे क्वेश्चन रहता है पेपर करेंसी। ठीक है, बैंक नोट नहीं रहता है, पेपर करेंसी रहता है। और करेंसी बहुत सारे फॉर्म में भी रह सकता है। जो बॉन्ड होता है उसको भी हम लोग करेंसी के रूप में जानते हैं। तो चीन ने क्या किया था? चीन ने सबसे पहले एक तरह का बॉन्ड जारी किया था। ठीक है, उसको हम लोग पेपर करेंसी के रूप में जानते हैं। लेकिन नोट करेंसी, जब करेंसी में नोट का आपसे बात किया जाएगा तो नोट का प्रचलन सबसे पहले स्वीडन ने चालू किया था 1661 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर, ठीक है, जो छोटे छोटे घास के मैदान मिलते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसको मर्ग कहा जाता है। ठीक है, और इसी मर्ग के नाम पे कुछ जगह भी पड़े हैं, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये सब जम्मू कश्मीर में है और ये सब घास के मैदान का क्षेत्र है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय अभिनेत्री का नाम बताएं जिसे भारत के सबसे बड़े मोबाइल गेमिंग प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग हेतु ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। जल्दी बताओ, एमपीएल का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया? तो एमपीएल का ब्रांड एम्बेसडर तमन्ना भाटिया को नियुक्त किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्टेशन वॉक थ्रू, ये शुरू नहीं है, वॉक थ्रू मास सैनिटाइजिंग टनल स्थापित करने वाला भारतीय रेलवे का पहला स्टेशन बना है? इंडियन रेलवे का पहला ऐसा स्टेशन कौन बना जिसने वॉक थ्रू मास सैनिटाइजिंग टनल स्थापित किया? वो है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने व्यापक और समग्र तरीके से कोविड-19 चुनौतियों के विभिन्न आयामों को कवर करने के लिए युक्ति नामक एक वेब पोर्टल शुरू किया है? जल्दी बताओ, युक्ति नामक एक वेब पोर्टल किस राज्य ने शुरू किया है? मैंने कल भी आपको बोला था कि करंट अफेयर्स में जो भी एप्स हैं, जो भी प्रोग्राम्स हैं, जो भी योजना है, वो सब आपको याद रखना है। ठीक है। और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं, तो आपको बताना है किस डिपार्टमेंट ने युक्ति नामक एक वेब पोर्टल शुरू किया है। कौन सा वो डिपार्टमेंट है? वो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस ऐतिहासिक स्थल को प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल की सूची में शामिल किया? कौन सा वो स्थल है जिसको इस साल प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो वो है आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और दूसरा है कोणार्क सूर्य मंदिर। ये दोनों जो टूरिस्ट प्लेस है वो तो है ही, लेकिन प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष तक भारतीय रेलवे ने सभी ब्रॉडगेज मार्गों का विद्युतीकरण करने का निर्णय लिया है? कब तक कर लिया जाएगा? तो 2023 तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनविंसिबल ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर। बुक का नाम है इनविंसिबल ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखना ही पड़ेगा आपको। अब बताओ इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं तरुण विजय। बुक का नाम क्या है? इनविंसिबल ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु लॉन्च पैड स्कीम शुरू किया है? लॉन्च पैड स्कीम किस राज्य ने शुरू किया है? ये क्या गया? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति भारतीय सेना के मानवाधिकार सेल के पहले प्रमुख बने हैं? तो भारतीय सेना के मानवाधिकार सेल के पहले प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं गौतम चौहान। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजा ऋत्विक भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने? राजा ऋत्विक ये लगभग सितंबर अक्टूबर के आसपास ग्रैंड मास्टर बने थे और ये 70वें ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने जेल पर्यटन नामक पहल की शुरुआत की है? जेल पर्यटन, जिसमें जेलों का पर्यटन कराया जाएगा, इसकी शुरुआत की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया है? ये दिया गया है किसको? राजेंद्र भंडारी को। किसको दिया गया है? राजेंद्र भंडारी को व्यक्तिगत रूप में ये दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बना है? यानी वैसा राज्य कौन सा है जिसके पास 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी निर्मित है? यह है आपका यूपी। एक तो आपका यमुना एक्सप्रेसवे और दूसरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसका हाल ही में अभी उद्घाटन हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कितनी हस्तियों को पद्म सम्मान 2021 मिला है? तो पद्म सम्मान 2021 टोटल 119 लोगों को मिला है, जिसमें से पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल है। पद्म विभूषण 7 लोगों को, पद्म भूषण 10 लोगों को और पद्मश्री 102 लोगों को मिला है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने बालिकाओं के लिए पंख अभियान शुरू किया है? तो किसने पंख अभियान शुरू किया है? ये क्या गया? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। पंख अभियान किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष हम लोग 25 जनवरी को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपने पहले ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन, जिसका नाम है रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल, ये किसने शुरू किया है? रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल ये शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने हाल ही में हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? हावड़ा कालका मेल का नाम बदल चुका है, आपको पता होना चाहिए क्या हो गया है इसका नया नाम। ये हुआ है नेताजी एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने गेरावाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर क्या, सॉरी गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर क्या रखा है? गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पे रख दिया गया है? तो ये रख दिया गया है बाला साहेब ठाकरे के नाम पर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट कर दिया है? तो ये है गुजरात सरकार, बहुत दिन से ये चर्चे में है। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति के जन्मदिन पर 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 23 जनवरी पर किसके जन्म पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो ये है सुभाष चंद्र बोस, जिसके जन्म पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल ने वन स्कूल वन IAS योजना की शुरुआत की है? वन स्कूल वन IAS ये किसने शुरू किया है? ये केरल सरकार के राज्यपाल के द्वारा, यानी केरल राज्य के राज्यपाल के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसे भारत का पहला कोविड-19 का टीका लगा है? भारत का पहला कोविड-19 का टीका किसको लगा था? मनीष कुमार को लगा था, शायद जहाँ तक मुझे याद है 16 जनवरी को। ये आपको डेट भी याद रखना है, एक बार देख लेना इसको, 16 जनवरी को लगा था और ये एम्स के गार्ड हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंटेल के नए CEO कौन है? इंटेल के नए CEO कौन बने हैं? कौन बने हैं? पैट गेलसिंजर, ये बने हैं इंटेल के नए CEO। अगला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को 85वां 85th, ठीक है, पोजीशन प्राप्त हुआ है और पहले स्थान पे एक बार फिर जापान है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, इसमें आपको कंफ्यूजन होगा और आप गलती भी करोगे। तो ये 14 सितंबर नहीं है, ये भारतीय हिंदी दिवस है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेना के जवानों के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट किसने लॉन्च किया है? शौर्य सैलरी अकाउंट किसने लॉन्च किया है? ये किया गया बंधन बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला फायर पार्क खुला है? भारत का पहला फायर पार्क कहाँ खुला है? ये खुला है ओडिशा में। अगला क्वेश्चन है, कौन पुरुष टेस्ट में एम्पायरिंग करने वाली प्रथम महिला बनी है? पुरुष टेस्ट में एम्पायरिंग करने वाली प्रथम महिला है क्लेयर पोलोसॉक। कहाँ की है? ये ऑस्ट्रेलिया की है और ये खिताब इन्होंने, सॉरी ये उपलब्धि इन्होंने अपने नाम किया है, ठीक है। हुए गाइस, तो यहाँ पे आज हमारा 100 क्वेश्चन पूरा होता है। आई होप कि आज भी आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा, ठीक है। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।